जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का जो है हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन टोटल कर लिए थे, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी था इस सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लिए थे, यानी कि 13 क्वेश्चन शॉर्ट हमने कर लिया था। ऑब्जेक्टिव भी हमने कवर कर लिया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आप 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए कैसे असंभव था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन को जो है हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो को तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है। अब लॉन्ग टाइप हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 2-3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। सबसे पहला है इटली के एकीकरण में मेजिनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी का योगदान बताना है। मेजिनी का, काउंट काबूर का और गैरीवाल्डी का जो है इटली के एकीकरण में क्या योगदान था बताना है, ठीक है। इटली का एकीकरण किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि कई महान योद्धाओं का भीषण पराक्रम और त्याग से हुआ है। इटली का एकीकरण जो है किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हुआ है बल्कि कई महान योद्धाओं के भीषण पराक्रम यानी उनके बलिष्ठ शक्तिशाली होने के साथ साथ उनके त्याग का भी परिणाम है इटली का एकीकरण सफल होना। जैसे मेजिनी का उत्साह, काउंट काबूर की कूटनीति नीति, गैरीवाल्डी का पराक्रम और त्याग भी शामिल था इटली के एकीकरण में, ठीक है। इन तीनों की यानी मेजिनी की भूमिका हम लोग पहले देखेंगे, फिर जाकर के जो है हम लोग काउंट काबूर की भूमिका देखेंगे और गैरीवाल्डी की भूमिका देखेंगे। देखिए मेजिनी कौन था तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजिनी कौन था? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, ठीक है। मेजिनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। मेजिनी ने संपूर्ण इटली में राष्ट्रवादी भावना फैलाई और यंग इटली नामक सैन्य संस्था का गठन करके सार्डिनिया पिडमाउंट के साथ इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया से हारने के बाद वे पलायन कर गए। मतलब ऑस्ट्रिया ने उनको फाइनली हरा दिया, लेकिन वो जो है क्या हो गए, भाग गए, पलायन कर गए, ठीक है। सब जो है अक्सर ब्रिटेन ही भाग जाते थे, इंग्लैंड भाग गए वो। यानी उसने जो है यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना करके सार्डिनिया पिडमाउंट के साथ जो है इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। सार्डिनिया पिडमाउंट को मिलाने का प्रयास किया, इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया ने उन्हें जो है बुरी तरह पराजित कर दिया, जिस वजह से वो भाग गया। अगला देखिए काउंट काबूर की क्या भूमिका थी। देखिए अगला है काउंट काबूर। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने जो है महान कूटनीतिज्ञ काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुअल। इन्होंने जो है काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और काउंट काबूर ने फ्रांस से दोस्ती कर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। मतलब फ्रांस से इन्होंने दोस्ती कर लिया। कूटनीति का मतलब यही होता है कि किसी एक दोस्त से, शक्तिशाली देश से हम दोस्ती कर लिए और वहाँ से दोस्ती करने के बाद किसी अन्य देश को पराजित किया और फिर जो है इसको पराजित करने के लिए किसी और देश को अपने में मिलाया और फिर इसको पराजित कर दिया। तो यही होता है कूटनीति चाल। तो कूटनीति चाल अपना करके इन्होंने जो है ये प्रधानमंत्री बने थे और कूटनीति चाल अपना करके इन्होंने फ्रांस से दोस्ती किया और ऑस्ट्रिया को पराजित किया और अपने पराक्रम के बल पर रोम को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों को जीत करके उन्होंने मिला लिया अपने पराक्रम के बल पर, ठीक है। अगला, अब गैरीवाल्डी की क्या भूमिका है इटली के एकीकरण में? महान पराक्रमी गैरीवाल्डी ने सशस्त्र क्रांति द्वारा सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दक्षिण इटली को जीत लिया था। सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके दक्षिणी जो इटली का क्षेत्र था उसको इन्होंने जीत लिया था। विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, मतलब जीत करके उसको जो है विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया जिससे इटली का एकीकरण आरंभ हो गया। बाद में सामूहिक मतलब सभी के प्रयास से जो है रोम को जीत करके इटली का एकीकरण पूर्ण कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि इटली की राजधानी कहाँ है? रोम, है ना। चलिए क्लियर है सबसे पहले। अब अगला, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब पूछा भी गया है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो कूटनीतिज्ञ एवं रक्त व लौह की नीति का सहारा लेकर के, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने, ठीक है। और वो कूटनीतिज्ञ के साथ साथ रक्त और लौह की नीति का सहारा लेकर के जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया था उन्होंने, अर्थात उन्हें जर्मनी के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने पड़े थे। मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 गो उसको बहुत बहुत एकदम महत्वपूर्ण युद्ध लड़ना पड़ा था। सबसे पहला है डेनमार्क का युद्ध। 1864 में ऑस्ट्रिया की सहायता से डेनमार्क को पराजित कर दिया था और सेल्जविंग लिया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दिया था। सेल्जविंग लिया ये क्षेत्र है और ये जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया था बदले में, उसकी सहायता से, क्योंकि पराजित किया किसको? डेनमार्क को, है ना। सेडोवा का युद्ध, दूसरा युद्ध इन्होंने लड़ा था सेडोवा का युद्ध। और सेडोवा का युद्ध 1866 में
ऑस्ट्रिया के सामने बिस्मार्क नीति ने ऐसी स्थिति खड़ा कर दी जिससे युद्ध करना पड़ा। मतलब देखिए 1866 में इन्होंने ऑस्ट्रिया के सामने, अब देखिए ऑस्ट्रिया की सहायता लेकर के किसको पराजित किया, डेनमार्क को। लेकिन अब है कि ऑस्ट्रिया के सामने इन्होंने ऐसी कूटनीति चाल चला कि इन्होंने जो है ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया कि युद्ध करना ही पड़ा। और उस युद्ध में आप देखिए क्या है, उस युद्ध जब हुआ तो उस युद्ध के दौरान देखिए क्या क्या हालत हुआ। देखिए उस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और बिस्मार्क ने उसे उसके प्रभाव वाले क्षेत्रों से ले लिया। मतलब जो ऑस्ट्रिया को पराजित कर लिया और उनके प्रभाव में जो क्या बोलते हैं जर्मनी का जो क्षेत्र था उसको इन्होंने अपने हथकंडे में ले लिया। तीसरा युद्ध था लास्ट का सीडॉन का युद्ध। देखिए 1870 में फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ सीडॉन का युद्ध किया था। जर्मनी के खिलाफ जो है 1870 ईस्वी में फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ सीडॉन का युद्ध किया था, जिससे फ्रांस पराजित हुआ और जर्मन क्षेत्रों को उसे छोड़ना पड़ा। इस प्रकार बिस्मार्क की सफल कूटनीति से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो पाया। ठीक है, इसे एक दो बार आप पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे तो इजीली तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का विवरण करें। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का विवरण दें। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, देखिए विश्व के इतिहास मंच पर यूनान को यूरोप का पालना का दर्जा मिला है। विश्व इतिहास के मंच पर यूनान को यूरोप का पालना किसे कहा जाता है, याद रखिएगा यूनान को। ठीक है, यूरोप का पालना का दर्जा मिला है। इतना ही नहीं, इनकी एक हुंकार से दुनिया कांपती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ये तुर्की जैसे देश के अधीन आ गया था, जिसको तुर्की जो है ना यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। मरीज मतलब एकदम पेशेंट, यानी हालत इसका खराब। और इस तुर्की के अधीन जो है कौन आ गया था, यूनान। एक समय ऐसा था कि इसके मतलब हुंकार से पूरी दुनिया कांपती थी। और एक वक्त ऐसा आया कि तुर्की जैसे एकदम लिच्चड़ देश, यानी कि एक तरह से इतना कमजोर देश के अधीन आ गया था ये यूनान। वो तो भला हो उस फ्रांसीसी क्रांति का जिसने यूनान में राष्ट्रवादी भावना जन जन के हृदय में भर दिया। ठीक है, और हितेरिया फिलायक नामक संस्था का गठन हुई और वे स्वतंत्रता के प्रयास में लगे रहे। परंतु तुर्की भी चुप नहीं बैठा, उसने आंदोलन को कुचलने का लगातार संभव प्रयास किया। तुर्की के इस भयावह कदम से संपूर्ण यूरोप का समर्थन यूनान के पक्ष में हो गया था। मतलब इस कदम ने, जब ये कदम उठाया तुर्की ने कि भाई इस यूनान को जो है हम छोड़ेंगे नहीं, तब से जो है क्या हुआ कि पूरे यूनान के पक्ष में जो है पूरा यूरोपवासी जो है लग गया उसके समर्थन में, जिससे भयंकर युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ, जिससे भयंकर युद्ध हुआ और तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाने लगा। मतलब तुर्की को इतना मतलब खराब कर दिया, पूरे यूरोप वाले ने मिल करके उसको इतना कंगाल कर दिया कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। यूरोप का मरीज की संज्ञा दी जाने लगी। अतः कुछ कठिन प्रयासों के बाद 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो अब यहाँ से भी चाहे तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगला वीडियो में जो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो अगला चैप्टर का जो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।